Hello everyone. Yes, a warm good morning to you all. Yes, hope आपको ये स्क्रीन्स विजिबल है ना? यस, मैंने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि मैं जस्ट अभी बाहर से आई हूँ. ओके. यस. यस, होप द स्क्रीन इज विजिबल. काइंडली कंफर्म स्क्रीन विजिबल है जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है एंड वॉइस ऑडिबल है, देन आई कैन स्टार्ट. या थैंक यू टू सो आज हम लोग करने वाले हैं दो टॉपिक्स. वन इज अ वाटरशेड एंड दूसरा है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. एज फार एज आई रिमेम्बर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का मैंने किया है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने बताया कि वो नहीं किया है. मैंने भी पुराना वाला वो कंटेंट देख नहीं पाई. सो व्हाट आई हैव डन इज जो बेसिक वाला है दैट आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर. ठीक है. तो आज हम लोग दो टॉपिक्स कर रहे हैं, वाटरशेड एंड द इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग वाटरशेड के साथ स्टार्ट करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So this is how a watershed looks like. Then what is a watershed? ये सिंपल है, कैचमेंट एरिया से पानी इकट्ठा करके ना, टू कैच द वाटर, रेन वाटर एक्सेट्रा, एंड टू सोर्स देम इनटू अ कॉमन पॉइंट. वो कोई लेक हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, सो दैट वाटर कैन बी stored. So here it is an area, ये टेक्निकल डेफिनेशन है इसका. इट इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट फीड्स ऑल द वाटर रनिंग अंडर इट एंड ड्रेनिंग ऑफ फ्रॉम ए सिंगल आउटलेट इनटू ए वाटर बॉडी. तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाटरशेड है एंड ये वाटरशेड डिवाइड है, मतलब यही से इसके अंदर से ही जो पानी है, वॉट एवर द वाटर दैट इज फॉलिंग हियर, दैट वुड बी कॉट एज यू कैन सी हियर, एंड इट इज बीइंग ड्रेन्ड ऑफ इनटू ए सिंगल आउटलेट. एंड इसी सिंगल आउटलेट से पर्कुलेशन के थ्रू या फिर उसके बाद यहाँ से दिस वाटर वुड बी यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पसेस. ठीक है. एंड ये लाइन है जिसके अंदर से पानी कैचमेंट एरिया में, ये यहाँ से कैचमेंट एरिया शुरू होता है इस लाइन से, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज द वाटरशेड डिवाइड. ठीक है. एंड द प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, दोनों तरह से जो भी वॉट एवर दैट इज बीइंग कॉट दैट वुड बी सोर्स्ड. ठीक है. इट combines with other watersheds to form a network of rivers and streams that progressively drain into larger water areas. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि एक वाटरशेड ऐसे ही मतलब इसी तरह से फिक्स रहेगा. नो, ये मिक्स ऑफ वाटरशेड्स रहता है कई बार. ठीक है. एंड वाटरवेज विद इन द वाटरशेड ऑल फीड इनटू दैट मेन बॉडी. इसमें जो फीड होता है वाटर, एंड दैट कैन बी अ रिवर, लेक, स्ट्रीम, कुछ भी हो सकता है. एंड जहां से भी ये वाटर का सोर्स स्टार्ट होता है, मतलब देखिए इस ट्रिब्यूटरी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका वाटर सोर्स है, ये इसका वाटर सोर्स है, मतलब मेजर सोर्स. नाउ दीज आर कॉल्ड एज हेड वाटर्स. इनको हेड वाटर्स बोलते हैं. एंड द स्पॉट वेयर हेड वाटर्स प्रोग्रेसिवली जॉइन अदर वाटर सोर्सेस इज कॉल्ड ए कॉन्फ्लुएंस. मतलब ये यहाँ पे आके यहाँ पे इस हेड वाटर्स के साथ मिल रहा है एंड ये हेड वाटर्स के साथ मिल रहा है. सो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस. जैसे रिवर्स कॉन्फ्लुएंस होता है, सेम उसी तरह से है. एंड द एंड पॉइंट ऑफ द waterways that open into the main body of the water is called its mouth. सी यहाँ से सब ये एक ही जगह पे जा रहे हैं एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द माउथ. ठीक है. ये कुछ टर्मिनोलॉजी है दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज हाउ ये वाटर कैच होता है. नाउ ये तो मैंने दिखाया है सिंगल वाटरशेड का. ठीक है. एंड ये है डिफरेंट वाटरशेड्स. देखिए यहाँ पे एक वाटरशेड है, यहाँ पे एक वाटरशेड है, यहाँ पे एक वाटरशेड है, एंड यहाँ पे एक वाटरशेड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का. सो व्हाट यू कैन से इज कई बार एक वाटरशेड नहीं, ग्रुप ऑफ वाटरशेड्स विल बी देयर एंड टू, और मतलब एक एक कैचमेंट एरिया, जैसे कि यहाँ हो गया, ये एक कैचमेंट एरिया हो गया, इसका एक कैचमेंट एरिया हो गया, ये एक कैचमेंट एरिया है, ये एक कैचमेंट एरिया है, दिस इज वन कैचमेंट एरिया, दिस इज वन कैचमेंट एरिया, दिस इज वन, एंड दिस इज वन. डिफरेंट कैचमेंट एरिया से एक वाटरशेड में. सो टू और मोर कैचमेंट्स, टू और मोर कैचमेंट्स अगर कहीं पे दिख रहा है, दैट यू कैन कॉल्ड एज अ सब वाटरशेड. Okay. And a group of such sub watersheds is called as a watershed.
ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ सच वाटरशेड्स इट्स कॉल्ड ए बेसिन। बस ये वाला प्लीज आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एमसीक्यूज। ठीक है, सिंपल एक अम्ब्रेला आप उल्टा करके पकड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक अम्ब्रेला है, आपने इसे उल्टा करके पकड़ा है, ठीक है, आप इसमें जो भी पानी भर रहा है, नाउ इट इज ओवरफ्लोइंग। नाउ यहाँ पे आपने एक और अम्ब्रेला पकड़ा है, यहाँ पे एक और, सो ये यहाँ से भी कैच हो रहा है एंड ये यहाँ से भी कैच हो रहा है, एंड अगेन इट इज ओवरफ्लोइंग लाइक दैट। वन ग्रुप ऑफ लार्ज अम्ब्रेलास, द बेसिन, यहाँ पे लार्ज अम्ब्रेलास आप बेसिन कर सकते हो, बेसिन मतलब अ ग्रुप ऑफ वाटरशेड्स sits on the ground while another group of smaller umbrellas, that is the watersheds, they float above them। जो सबसे नीचे वाला अम्ब्रेला होगा वो आपका बेसिक बड़ा वाटर बेसिन होगा, उसके ऊपर वाटरशेड एंड उसके ऊपर सब वाटरशेड। इससे जो छोटे छोटे सब वाटरशेड्स है वो वाटर इकट्ठा करके वाटरशेड्स में बेचते हैं, मतलब वाटरशेड्स में आते हैं, एंड वाटरशेड्स वाले बेसिन में आते हैं, एंड बेसिन से आपका रिवर या जो भी है वहां पे आता है। ठीक है, and if the rain was caught in the top level of umbrellas, it would drain into the larger umbrellas below, which would drain into the largest umbrellas below them। Simple, सब watersheds basin, and basin से आपका सीधा जाता है रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, कहीं पे भी। ओके, एंड इससे पहले एक और कैचे है यहाँ पे, देर आर टू प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस हियर। ओके, एक तो है सरफेस रन ऑफ, दूसरा है इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ना इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या है, जब बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है ना, इट डजंट ओवरफ्लो ऑन द सॉइल। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, जो हमने एक किया था ना, सैचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी, राइट, ये वर्ड्स हमने किया था। सो हियर सबसे पहले वाटर विल बी इनफिल्ट्रेटेड इनटू द सॉइल एंड स्लोली इट गेट्स सैचुरेटेड। once it gets saturated, even after saturation, if the rainfall is still being received, then it will overflow। so सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन के बाद भी अगर बारिश हो रहा है then it will lead to surface runoff, and this is very much important for the कैचमेंट, जो वाटर कैच करता है वाटरशेड्स में। ठीक है, सो इनफिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल, एंड इनफिल्ट्रेशन रेट, इट इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच द सॉइल इज एबल टू एब्सॉर्ब रेनफॉल और इरिगेशन, मतलब कितने तेजी से ले पा रहा है वाटर। ओके, अगर उसमें सैंडी सॉइल्स है, सो देन द इनफिल्ट्रेशन रेट वुड बी वेरी हाई एंड वहां पे सरफेस रन ऑफ बहुत कम होगा। ओके, एंड जहां पे क्लेई सॉइल्स है वहां पे इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो होगा एंड दैट लीड्स टू ह्यूज रन ऑफ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉइल टेक्सचर। इसीलिए कैचमेंट एरियाज जहां पे भी डेवलप कर रहे हैं, दे मेक श्योर दैट वहां पे इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल, सो दैट जितना इनफिल्ट्रेट होना है होना चाहिए, एंड द रेस्ट इट शुड गो एज रन ऑफ, एंड दैट शुड बी कॉट इन द नियरेस्ट सोर्सेस। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब सिंपल द स्पीड at which the water is getting infiltrated into the soil, so it is most often in millimeters per hour or millimeters per inches or inches per hour, sorry। ठीक है, now surface runoff is a flow of water occurring on the ground surface when excess rain water, storm water or melt water, that is अगर वहाँ precipitation is in the form of snow or other sources, can no longer sufficiently rapidly infiltrate into the soil। कि अगर ऑलरेडी सैचुरेशन पे आ गया है तो इनफिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर। अगर वहां पे क्लेई सॉइल्स ही है तो वहां तो इनफिल्ट्रेशन के नाम ही नहीं है, बहुत स्लो इनफिल्ट्रेशन होगा, सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रन ऑफ ही होगा। वो रन ऑफ इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ। ठीक है, ना अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, सब वाटर शेड्स ये सब। सो इसी में बेस्ड ऑन द साइज, ड्रेनेज, शेप एंड लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वहां जंगल हो सकता है और वहां पैस्चर्स हो सकते हैं, या फिर वहां कुछ और हो सकता है, हिली एरिया है, सो लैंड यूज पैटर्न कुछ भी हो सकता है। उसका शेप, बेस्ड ऑन द शेप अगेन द कैचमेंट एरिया वुड बी डिसाइडेड, कितने कैचमेंट से। ओके, एक्सक्यूज मी, एंड उसका वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ठीक है, एंड द साइज, कितना बड़ा साइज है। बेस्ड ऑन दिस देर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ वाटरशेड्स। ओके, सबसे पहले आता है हमारा मिनी वाटरशेड, जो एरिया इसका है 1 to 100 हेक्टेयर्स।
उसके बाद आता है हमारा माइक्रो वाटरशेड जो है, जिसका एरिया होता है 100 to 1000 हेक्टेयर्स. मिली वाटरशेड 1000 to 10,000 हेक्टेयर्स. Okay, now some number of mini watersheds they form a micro watershed. Some number of micro watersheds they form the milli watersheds, and some number of milli watersheds they form the sub watershed. ठीक है. एंड सब वाटरशेड होता है 10,000 to 50,000 हेक्टेयर्स. एंड सब वाटरशेड, कुछ सब वाटरशेड्स टू और थ्री, टू और मोर देन टू, जनरली टू और मोर देन टू ही हो गए हर जगह पे भी, दैट वुड लीड टू फॉर्म द मैक्रो वाटरशेड और द वाटरशेड इटसेल्फ. जनरली इसी को वाटरशेड बोलते हैं. एंड टू और मोर वाटरशेड्स टुगेदर इट्स कॉल्ड एज ए बेसिन, जो अभी हमने किया था. ठीक है. नाउ ये सारे में भी यू कैन कॉल दीज द कैचमेंट एरियाज. In simpler terms, commonly these three can be commonly called as a catchment areas. या अगर हम लोग differentiate कर पाए एरिया को, then we will differentiate them into these three types. क्योंकि catchment area से हमने यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए, two or more catchments they form sub watershed, a group of sub watershed it forms a watershed, and a group of watershed it forms a basin. ठीक है. यही वाला यहाँ पे हमने किया है. Now just give me a second. Okay, what are the objectives of the watersheds? सबसे पहले है to control the damaging runoff and degradation, thereby conservation of soil and water. जो हमने soil and water conservation measures किया है, उसमें one of the measures can be the watersheds. क्योंकि watersheds में क्या है, उसका मैनेजमेंट भी होता है. जनरली अगर एक एरिया में कोई वाटरशेड है, ओके, एंड नियरेस्ट कोई स्ट्रीम या लेक या फिर कोई रिवर है, इस वाटरशेड के नियरेस्ट एरिया में जो इनहैबिटेड एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे विलेजेस है या कुछ है, they will be given the responsibility of maintaining this watershed. They can grow trees, maintain those trees so that जब रन ऑफ हो, the water soil का you know टॉप सॉइल रिमूवल, वो सॉइल इरोजन को अवॉइड करना है. एंड अगेन विन विन सिचुएशन, क्योंकि यहाँ जो ट्रीज है कई बार कुछ फ्रूट ट्रीज होते हैं, कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टाइप के ट्रीज होते हैं, दे कैन बेस देयर लाइवलीहुड्स ऑन दैट, एंड देयर बाय अगेन एक तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट हो जाता है, एंड दूसरा इनको एक लाइवलीहुड दिखाता है, एंड तीसरा एनीवेज जो कैचमेंट एरिया है, ये तो कैचमेंट एरिया है ही, सो दैट ऑल वाटर वुड बी सोर्स्ड, एंड इससे क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दोनों ही होते हैं. एंड टू मैनेज एंड यूटिलाइज द रन ऑफ फॉर यूजफुल पर्पसेस रादर दैन वाइल्डली वेस्ट हो जाए, दैट कैन बी यूज, क्योंकि ये लोग कॉमन सोर्स में डाल देते हैं वाटर को, सो दैट कैन बी अ डैम और एनीथिंग, एक लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, दैट कैन बी लेटर यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस और इरिगेशन एक्सेट्रा. To protect, conserve and improve the land of watershed for more efficient and sustained production. ठीक है. सो दे विल बी एबल नो, जब वाटरशेड्स मेंटेन करते हैं ना, वो मैनेजमेंट में आगे जब हम लोग और एक और स्लाइड्स जाने के बाद विल हैव द मैनेजमेंट ऑफ वाटरशेड, किस तरह से होता है, उसके स्टेजेस क्या है, फेजेस क्या है, वो सब करेंगे हम लोग. तो उससे क्या है, एक एफिशिएंट एंड सस्टेन्ड प्रोडक्शन होगा. एक तो वाटर का तो रहेगा ही, दूसरा है इनका जो लाइवलीहुड वाला है वो, और उसका प्रोडक्शन बहुत सही से चलेगा. ठीक है. टू प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द वाटर रिसोर्स ओरिजिनेटिंग इन द वाटरशेड, क्योंकि अगर वाटरशेड सही से मैनेज हुआ तो उसका जो वाटर रिसोर्स है, कौन सा है, जो हेड वाटर्स जहां से स्टार्ट होता है, उसको भी मैनेज कर सकते हैं आराम से. टू चेक सॉइल इरोजन एंड टू reduce द इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट यील्ड ऑन द वाटरशेड, क्योंकि जितना सॉइल इरोजन होगा, जहां पे ये वाटर इकट्ठा हो रहा है वहां पे सेडिमेंटेशन होगा, एंड जितना सेडिमेंटेशन होगा उतना उसका वाटर होल्ड वाटर व्हाट विल से कैपेसिटी, ओके, दैट विल रिड्यूस. ओके, सो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट सही से है, सो सॉइल इरोजन नहीं होगा. अगर सॉइल इरोजन नहीं है तो इस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे भी वाटर स्टोर किया जा रहा है, उसको सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी. टू रिहैबिलिटेट द डिटेरियोरेटिंग लैंड्स, क्योंकि जब भी वाटरशेड मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं, इवन द डिटेरियोरेटेड लैंड्स आल्सो वुड बी ब्रॉट अंडर सम सॉर्ट ऑफ यूज. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑल्टरनेट लैंड यूज प्लानिंग का आ जाता है. ओके,
टू मॉडरेट द फ्लड्स पीक्स एट डाउनस्ट्रीम एरियाज, इससे फ्लड्स कम हो जाते क्योंकि सेडिमेंटेशन कम है, सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका ज़्यादा हो जाएगा उस जहाँ पे भी वाटर ड्रेन हो रहा है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका ज़्यादा हो गई मतलब हम लोग फ्लड्स अवॉइड कर सकते हैं, एंड इट विल एक्ट एज ए बैरियर, एकदम से वाटर रिलीज नहीं होता है। टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, ओके इनफिल्ट्रेशन भी अच्छे से हो जाता है मैनेजमेंट से। टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर्स फॉडर एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो इन इनहेबिटेड पीपल के लिए विन विन सिचुएशन है। टू एनहांस अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल है। नाउ व्हेन वी लुक एट द watershed management, exactly है क्या ये? Now this is a process of implementing the land use practices and water management practices, दोनों ही मिला के होता है यहाँ मैनेजमेंट, मतलब एक तो लैंड यूज प्रैक्टिसेस, उस लैंड को किस तरह से वो लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, किस तरह से वो वाटर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ दे आर प्रोवाइडिंग, मतलब ट्रीज उगा रहे हैं वहां पे, या फिर कुछ कॉन्टूर्स की लाइंस कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना। All that why they are doing, to protect and improve the quality of water and other natural resources within the watershed by managing the use of those land and water resources in a very comprehensive manner, दोनों का, क्योंकि whenever we talk about any conservation procedure when it comes to soil और वाटर, जनरली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वी कैन से दैट मैं सिर्फ सॉइल कंजर्वेशन करूंगा या फिर सिर्फ मैं वाटर कंजर्वेशन करूंगा, दैट डजंट हैपन, दे जनरली गो हैंड इन हैंड। ओके, एंड व्हेन वी लुक एट द, ये तो है वाटरशेड मैनेजमेंट का डेफिनेशन। नाउ देर आर फोर मेजर फेजेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। सबसे पहला फेज है रिकॉग्निशन। यहाँ सबसे पहले आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इन्वॉल्व्स अ रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सो सबसे पहले यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, यस, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन। नाउ एक वाटरशेड एरिया है, पूरा बड़ा एरिया है। नाउ व्हेन नाउ वी लुक एट दैट, सबसे पहले हम देख के समझ में आता है, थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बहुत रन ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इतना रन ऑफ क्यों हो रहा है। ओके, वहां देखा तो पता चला कि वहां वेजिटेशन ही सही से नहीं है। सो देर इज नथिंग, मतलब एक बार स्प्लैश हो रहा है रेन वाटर एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सॉइल इरोजन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट since years it has been happening, that has led to degradation of soil। ठीक है, सो एनालिसिस में ये पता चला कि वहां पे बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ विच वो डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। नाउ थर्ड होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ओके, उसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, एक सॉल्यूशंस हमने ले लिया, ठीक है, वहां पे वेजिटेशन बढ़ाना है, बट वेजिटेशन भी बढ़ाना है तो हाउ दे जनरली डू, दे ट्राई टू टेक इनटू लूप द हेल्प ऑफ द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग लोकली देयर, जो इनहैबिटेड पीपल जैसे मैंने बताया ना, उनका हेल्प लेंगे। क्योंकि जैसे इरिगेशन मैनेजमेंट वाले हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, दे कांट कीप ऑन विजिटिंग देयर कंटिन्यूअसली, वो कर नहीं सकते। सो दे टेक द हेल्प ऑफ दीज पीपल, उनके एसोसिएशंस भी बनते हैं, एंड वो आगे हम लोग करेंगे वाटर यूजर एसोसिएशंस, वो सब कैसे होते हैं। ठीक है, एंड दे टेक द हेल्प एंड दे सी आपका रिक्वायरमेंट क्या है विलेजर्स का। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ टेंडू लीव्स का या फिर कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हम लोग करेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, विल टेक अप दैट काइंड ऑफ वेजिटेशन देयर, सोल्यूशन मिल गया है। नाउ कम्स द रेस्टोरेशन phase. It includes the selection of the best solution to the problems that have been identified. ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम्स भी हमने देख लिया, कॉज क्या है एग्जैक्ट वो भी हम समझ में आ गया है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हमने देख लिया है, उसके अगेंस्ट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रिस्टोरेशन। सो नाउ हियर दे विल अप्लाई द सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द वेजिटेशन देयर। ठीक है, नाउ वहां पे ये स्टार्ट रिस्टोरेशन फेज स्टार्ट हो गया। नाउ दे हैव टू गो फॉर द प्रोटेक्शन फेज, क्योंकि रिस्टोरेशन फेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेज प्रोटेक्शन फेज, क्योंकि जब तक जो
करेक्टिव मेजर्स आपने लिया है, अगर उसको हम लोग सही से मैनेज नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, so this all will, the first two phases will go waste. So here this phase takes care of the general health of the watershed and ensure normal functioning, and the protection is against all factors which may cause determined in the watershed condition. So day daily basis पे या weekly basis पे या fortnightly basis पे they keep on checking the condition of the watershed, कि किस तरह से वहाँ vegetation grow हो रहा है, किस तरह से वो improve हो रहा है, everything they keep on taking proper care. जहाँ पे भी लग रहा है कि कुछ पौधे मर गए हैं, again they'll replace that. So likewise they'll do, and after that this improvement phase आता है. Now this phase deals with the overall improvement in watershed and all land is covered. अभी तक इन्होंने मेजर फोकस किया होगा कुछ एरियाज में जहां पे डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है. नाउ इंप्रूवमेंट फेज में दिल फोकस ऑन द अदर एरियाज एंड द एंटायर वाटरशेड विल बी मतलब उसमें करेक्शन किया जाएगा. एंड अटेंशन इज पेड टू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर फोरेज प्रोडक्शन एंड pasture मैनेजमेंट pasture socio-economic conditions to achieve the objectives of the watershed management. As I've said earlier also, जो locally inhabited people होते हैं उनके बेसिस पे ही होता है. लाइक एग्रीकल्चर ले सकते हैं, वहां पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, फोरेज प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये एलएप वाला वो लेते हैं, मतलब ऑल्टरनेट लैंड यूज प्लानिंग. ओके, ऑल्टरनेट लैंड यूज प्लानिंग में आपने पढ़ा था पहले ही, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स में कई सारे होते हैं, लाइक योर पैस्चर डेवलपमेंट, फोरेज डेवलपमेंट, या फिर कुछ ट्रीज उगा सकते हैं वहां पे, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले सकते हैं. ओके, एंड ऑल दिस पैस्चर मैनेजमेंट, ऑल दिस विल लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वहाँ जो लोकली है दे नो थोड़ा लिविंग कंडीशंस उनका इम्प्रूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, एंड दैट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वाटरशेड एज वेल, क्योंकि वो और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द 4 फेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाटरशेड मैनेजमेंट के फेजेस. ठीक है, ये फेजेस नहीं है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट है. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हमने देखा है फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन. एक क्रॉप का प्रोडक्शन को फैक्टर्स कौन से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एडोफिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यू नो, वहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कैसी फ्लोरा एंड फौना है एंड ऑल दैट. सिमिलरली वाटरशेड मैनेजमेंट में भी कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जो हम लोग 4 कैटेगरीज में डालते हैं उनको. एक तो है द वाटरशेड कैरेक्टर्स, दूसरा है क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंड यूज पैटर्न एंड अदर्स. सबसे पहले वाटरशेड कैरेक्टर्स की, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसका टोपोग्राफी क्या है, किस तरह का सॉइल्स है, किस तरह का रिलीफ है, मतलब किस तरह का वो स्लोप एंड ऑल दैट है. स्लोप बहुत स्लोपी है तो बहुत ही केयरफुली उसको मैनेज करना पड़ेगा, कुछ और एक्स्ट्रा मेजर्स लेके. अगर उसका साइज एंड शेप कुछ बिल्कुल वाटर कैचमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ. सॉइल्स है बहुत ही क्लेई सॉइल्स है, तो वाटर तो पूरा पूरा रन ऑफ हो रहा है, कुछ तो इनफिल्ट्रेशन भी होना चाहिए. सो हाउ दे कैन डू दैट. सो ऑल दिस जो भी यहाँ पे हमने बोला था ना, वाटरशेड मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, उस सॉल्यूशन में दीज ऑल विल प्ले ए वेरी की रोल, कि कौन से प्लांट्स को वहां पे डाल सकते हैं, कौन से ट्रीज को उगा सकते हैं, ऑल दिस. ठीक है, नाउ क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ प्रेसिपिटेशन किस तरह का है, वहाँ रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है. रेनफॉल होता है तो किस टाइम पे होता है, कितना होता है ऑन एवरेज, पता चलता है ना, ऑल दैट. एंड अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, अगर रेनफॉल है तो कितना आता है, इंटेंसिटी क्या है, कितने दिनों तक अच्छा रेनफॉल होता है जिसमें अच्छे से वाटर कैच कर सकते हैं. तो कई सारे हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो विल हेल्प देम इन प्लानिंग. ठीक है, लैंड यूज पैटर्न, वेजिटेटिव कवर किस तरह से है, कौन सा वेजिटेटिव कवर एंड इसका डेंसिटी किस तरह से है. अगर डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट ऐड मच वैल्यू इन वाटर रिटेनिंग, सो फ्लो ज्यादा हो जाएगा. सो व्हाट इज इट दे कैन डू, स्लोप ज्यादा है तो हमें वेजिटेटिव कवर्स के साथ साथ वेजिटेटिव बैरियर्स भी लगाना पड़ेगा, सो दैट रन ऑफ को हम लोग कम कर सके एंड दैट विल हैव मोर टाइम टू इनफिल्ट्रेट. ओके, एंड जो रन ऑफ हो रहा है उसमें सेडिमेंटेशन ना हो.
कई सारे सीजन, सो दैट ऑल दे हैव टू टेक केयर. एंड अदर्स इंक्लूड द सोशल स्टेटस ऑफ द इनहेबिलिटी, जो इनहेबिलिटेटेड है वहां पे पीपल, तो उनका सोशल स्टेटस क्या है, मतलब उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, एजुकेटेड है कि जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं. ओके, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज का बताएंगे तो वो कर पाएंगे, ऐसे कई सारी चीजें हैं. वाटर रिसोर्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, जहां से भी वाटर कलेक्शन हो रहा है, दैट इज द हेड वाटर्स, वहां पे किस तरह की क्वालिटी है सॉइल का, वहाँ किस तरह का शेप है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाटरशेड ऑपरेशन, ये किस तरह से हो रहा है, कौन कर रही है, इज इट एक्सक्लूसिवली बाय द पीपल देयर, और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाउ इज दैट बीइंग डन. ओके, ऑल these also you know are the factors that affect the management of a watershed. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा irrigation projects. ठीक है. Now what is an irrigation project? Any agricultural establishment which can supply controlled amounts of water to lands for growing crops can be considered as an irrigation project. ठीक है. अभी हमने देखा watersheds में पूरा water इकट्ठा कर रहे हैं, right? Now where does they do that? Generally on rivers etc. or on streams they establish the dams etc. and the water is stored there. ठीक है. एंड दैट वाटर स्टोर करके क्या करते हैं, दे सप्लाई कंट्रोल्ड अमाउंट्स ऑफ वाटर. जैसे कि ईयर राउंड वाटर सप्लाई नहीं, जैसे समर में बिल्कुल पानी नहीं रहता इरिगेशन के लिए, उस टाइम पे पानी छोड़ो, कि रेनफॉल के टाइम पे तो उनको मिलता ही है, लेकिन समर में पानी कहाँ से लेके आएंगे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम कंट्रोल्ड अमाउंट्स में पानी जब देंगे, दैट वुड हेल्प द फार्मर्स एज वेल टू रेज द क्रॉप्स. सो हियर वाटर दे यूज, दे मेनली consist of the hydraulic structures which collect the water from a source. They convey and deliver especially to farm fields for irrigation purpose during the times of need. एक जगह से वाटर इकट्ठा करता है and then it conveys through a series of canals etc. and deliver that water. This is all the conveyance that is happening and delivering the water to the fields. ये fields है. एंड ये वाटर सोर्स है, ये डैम हो सकता है या फिर कुछ लेक हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे वाटर पूरा इकट्ठा कर रहे हैं थ्रू सम सोर्स, सम प्रोसेस. ठीक है. नाउ देर आर फ्यू टर्म्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड. इसमें 3 मेजर टर्म्स है. वन, द कमांड एरिया. ठीक है. दूसरा है कल्चरल कमांड एरिया एंड तीसरा है ग्रॉस कमांड एरिया एंड फोर्थ होगा हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. Now what is a command area? Now this is the area around the dam or the project where the area gets benefits from dams such as irrigation, water, electricity, etc. So simply it is an area around the dam which is under its command as an irrigation source. For example, ये एक प्रोजेक्ट है, डैम है यहाँ पे. ठीक है. ना इस डैम के अंडर वो ये बोल रहा है कि इस डैम के अंडर हम लोग 1000 हेक्टेयर्स लैंड को हम लोग इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं. along with that we can also generate electricity. So here this area is the command area of this project because this project is able to provide service to these 1000 हेक्टेयर्स. ठीक है. इसमें इरिगेशन भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, अगर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आता है, हर चीज. मतलब एक प्रोजेक्ट से, एक डैम से जितने यूजेस होते हैं दैट ऑल विल बी कवर्ड अंडर द टर्म कमांड एरिया. Cultural command area, now it is an area which can be irrigated from a scheme and is fit for cultivation. ओके, ये पूरा कमांड एरिया हो गया. नाउ इसमें ये बोल रहा है कि हम 1000 हेक्टेयर्स तक कमांड एरिया है, लेकिन इसमें हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड कर पाएंगे ऑन ए सीजनल बेसिस सिर्फ 800 हेक्टेयर्स को. सो ये 800 हेक्टेयर्स वुड बी द कल्चरल कमांड एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. Now, gross command area, it is a total area which can be economically irrigated from irrigation system without considering the limitation of the quantity of the available water. मतलब ये बोल रहा है कि ठीक है, हम समर में नहीं पूरे साल में पानी दे पाएंगे, लेकिन वो हम दे पाएंगे सिर्फ 500 हेक्टेयर्स को. नाउ दिस इज द ग्रॉस कमांड एरिया.
ठीक है। सबसे ज्यादा कमांड एरिया हमेशा बहुत हाई रहता है। उसके बाद आता है हमारा कल्चरल कमांड एरिया, जितने में हम लोग इरिगेशन का पानी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, कमांड एरिया तो हम लोग कर रहे हैं, ये कमांड एरिया है, ये कमांड एरिया है करके हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका हम डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ये कमांड एरिया को उसको सर्विस करना है तो इसका चैनल्स अच्छे होने चाहिए, कैनाल्स बहुत क्लीन होने चाहिए, उसका लाइनिंग, अदरवाइज पानी भी देंगे तो दैट विल ऑल गो वेस्ट, सो they have to be maintained. So command area developments, this plan was launched in 1974-75 to narrow the gap between the irrigation potential created and actually utilized in major and medium irrigation projects. ठीक है। so now what is this irrigation potential created? now इस डैम का irrigation potential है 1000 hectares। ठीक है। नाउ इस डैम का इरिगेशन एक्चुअली जो यूटिलाइज हो रहा है, 1000 हेक्टेयर्स का तो है इसका कैपेसिटी, लेकिन अभी वो सिर्फ सर्विस कर पा रहा है सिर्फ 500 हेक्टेयर्स। ओके, सो दिस इज द इरिगेशन पोटेंशियल। उसका पोटेंशियल इतना है, अच्छे से मेंटेन करेंगे तो 1000 हेक्टेयर्स को इरिगेशन वाटर दे सकता है, लेकिन उसका अभी जो यूटिलाइजेशन है सिर्फ 500 हेक्टेयर्स का है। सो ये गैप जितना कम होगा ना, जितना नैरो होगा, उतना अच्छा है किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। सो दैट दे वांटेड टू इम्प्रूव, एंड फॉर दैट दे हैव कम अप विद द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, मैंने वो दोनों भी यहाँ पे किया है। इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड बाय एन इरिगेशन स्कीम इज अ टोटल ग्रॉस एरिया प्रपोज्ड टू बी इरिगेटेड अंडर द डिफरेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग ए ईयर बाय ए स्कीम। पूरे साल में द एरिया proposed to be irrigated under more than one crop during the same year is counted as many times as the number of crops grown and irrigated. Obviously, जैसे हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी का करते हैं, ग्रॉस क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि एक फार्मर के पास 5 हेक्टेयर है, लेकिन वो समर में भी 3 हेक्टेयर यूज कर रहा है, विंटर में 4 हेक्टेयर यूज कर रहा है उसी का, एंड बारिश मतलब खरीफ सीजन में तो 5 के 5 हेक्टेयर यूज कर रहा है। तो तीनों बार हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन है वो 5 हेक्टेयर लैंड ही। okay, the same is done here also। okay, and irrigation potential utilized is actually irrigated for actual cropping system being adopted by the beneficiary farmers। ओके, सो ये जितना यूटिलाइज हो रहा है उतना, वहां उसका पोटेंशियल है 1000 हेक्टेयर्स का, लेकिन अभी वो दे पा रहा है सिर्फ 500 हेक्टेयर्स के लिए। सो हियर सिंस द फार्मर्स हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम ए रेनफेड फार्मिंग सिस्टम टू एन इरिगेशन सिस्टम, दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स बाय सोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, and the large variations from an optimal cropping system and proper irrigation regime were normal। क्योंकि देखिए, पहले उस एरिया में सिर्फ एक एग्जांपल है, वहां पे पानी नहीं होती तो दे यूज्ड टू टेक अप मेज एंड अदर क्रॉप्स। ओके, बट स्लोली वहां पानी का अच्छे से अवेलेबिलिटी हो रही है तो दे स्टार्ट टेकिंग अप शुगर केन, पैडी, जो बहुत वाटर गजलिंग क्रॉप्स है या वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है, उसमें उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई रहती है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, जो वाटर 1000 हेक्टेयर्स को जाना चाहिए वो 500 हेक्टेयर्स में खत्म हो रहा है, मतलब टेल एंड एरियाज को पानी ही नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू हाईलाइट, व्हाई द वाटर पोटेंशियल, द इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड कम हो रहा है। That is because of one of the major reasons is this only। So IPC is largely resource based and expects optimal crops and irrigation techniques, and IPU is mainly area based and calculated for actual crops and actual irrigation regimes followed by the irrigators or the farmers। ठीक है, ये दोनों important है। Now ultimate irrigation potential, ये क्या है? It is a gross area that can be irrigated from a project in a design agriculture year। agriculture year कब से होता है? 1st July of this year to 30th June of the next year, that is agriculture year। so उस agriculture year में maximum जितना भी area irrigate कर पाएंगे for the projected cropping pattern and assumed water allowance on its full development, that is called as the ultimate irrigation potential। ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना, जो भी प्रोजेक्टेड क्रॉपिंग पैटर्न है एंड वाटर एलिवेंस जितना भी वो दे रहे हैं सीजन में, दैट ऑल पुट टुगेदर इज द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल। ठीक है। Now, as I've said earlier also, command area development program was launched in 1974-75 with the set objectives of improving the utilization of the created irrigation potential and optimizing the agriculture production and productivity from irrigated agriculture।
थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ऐसा नहीं है कि एक बंदा या एक डिपार्टमेंट काम करेगा तो होगा, नो, हियर दे हैव टू ऑल वर्क टुगेदर इंक्लूडिंग द फार्मर्स। सही है ना कि फार्मर्स अगर बोलेंगे कि हम नहीं नहीं हमें तो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन ही लेना है या पैडी ही लेना है, तो दैट डजंट वर्क। ओके, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड आउट, कितना वाटर अवेलेबिलिटी है, कितना फार्मर्स है, उनके बीच में वो किस तरह से यूज कर सकते हैं, ऑल दैट। नाउ दिस इज ऑल डन अंडर द एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, and it is about the command areas of the major and medium irrigation projects in the country. Majorly they focus on major and medium irrigation projects, ठीक है। and later 2004 में इसका रीस्ट्रक्चर करके इसका टर्म ही चेंज कर दिया है। व्हाई? बिकॉज कमांड एरिया मतलब सिर्फ हम लोग कमांड एरिया डेवलपमेंट ही नहीं, वाटर मैनेजमेंट भी करना है हमें। ओके, वाटर कंजर्वेशन भी करना है, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड ये सर्व करता है कुछ 100 किलोमीटर्स के रेंज में, ठीक है। एंड जो विलेजेस जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से बहुत नजदीक है, दे गेट एम्पल वाटर, एंड बाय द टाइम इट रीचेस दिस 100th किलोमीटर, यहाँ तक पानी पहुंचता ही नहीं है। कई बार जो कैनाल्स होते सब होते, क्योंकि जो पानी जो रिलीज कर रहे हैं, द फार्मर्स हु आर स्टेइंग हियर दे ट्राई टू टेक द मोस्ट ऑफ दैट। ओके, सो वो हमें अवॉइड करना है, सो दैट इवन द लास्ट माइल फार्मर कैन ऑल्सो गेट द वाटर। सो वो करना है तो अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि वाटर आ रहा है तो यहाँ पे ये लोग शुगर केन पैडी ये सब लगा रहे हैं एंड इनको तो कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। ओके, सो दे स्टार्टेड सेइंग दैट ओके, कमांड एरिया डेवलपमेंट के साथ साथ हमें वाटर मैनेजमेंट भी करना है, सो लेट्स रीनेम इट। सो उन्होंने कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम करके डाल दिया है फ्रॉम 2004, and as part of which initially they have incorporated this program with into 60 major and minor projects including the Indira Gandhi Canal command area in 1974 जो राजस्थान में है। okay, after that slowly ये program अभी 110 districts 13 states में काम कर रहा है, and so far 310 irrigation projects with a cultural command area of 28.45 million hectares have been working under this, and financial assistance is provided to state governments on 50-50 basis for the construction activities। जो भी developmental programs लेंगे वो under command area development and water management, कई बार canal improvement का program होता है या फिर कुछ canal laying का होता है, और नो जो यहाँ पे कुछ 4 कैनाल से नाउ दे विल ट्राई टू इंक्रीज दैट, सो उन सब के लिए खर्च तो होता है। फॉर दैट ये कमांड एरिया प्रोजेक्ट के अंदर, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी फंड्स आते हैं उसमें 50% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं एंड 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, नाउ there are 3 major types of irrigation projects based on the command area, कितना command area वो serve करेगा, ठीक है। One is the major irrigation projects, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। बुकिश लेवल पे मतलब बुक्स में लिटरेचर में दिस इज व्हाट इट इज, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इससे कई गुना पैसा खर्च हो जाता है। लॉट ऑफ रीजंस, ब्यूरोक्रेसी, लॉट ऑफ रीजंस विच वी कांट डायरेक्टली से अपफ्रंटली, ठीक है। सो इसमें मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होता है जो 50 मिलियन रुपीस से ज्यादा वहां पे खर्च होता है, एंड हियर दे कवर कल्चरल कमांड एरिया ऑफ ओवर 10,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। मतलब उतना एग्रीकल्चर लैंड्स को सर्व कर सकता है। कल्चरल, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल कमांड एरिया। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसका खर्च आता है 2.5 to 50 मिलियन रुपीस एंड इट कवर्स कल्चरल कमांड एरिया ऑफ 2,000 to 10,000 हेक्टेयर्स। एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं, हियर द खर्च जो है ना वो लेस देन 2.5 मिलियन रुपीस होता है एंड दिस कवर्स कल्चरल कमांड एरिया ऑफ 2,000 हेक्टेयर्स। ये हो गया कमांड एरिया के बेसिस पे। नाउ कल प्रोजेक्ट्स होते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन एज वेल। वन, gravity flow or irrigation system or the lift irrigation system।
ग्रेविटी फ्लो मतलब क्या है, जनरली ये प्रोजेक्ट्स हाई लेवल पे करते हैं, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, हाई एल्टीट्यूड पे इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो दैट यहाँ पे वाटर सोर्स है, मतलब यहाँ पे कैचमेंट एरिया से वो पूरा वाटर यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं डैम में, एंड देन दे रिलीज। वंस दे रिलीज, कुछ और उनको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बस ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू द वाटर विल स्लोली फ्लो। तो यहाँ से ये लोग वाटर रिलीज करते, इमीडिएटली इट विल फ्लो एंड दैट विल गो इनटू वेरियस कैनल्स, चैनल्स एक्सेट्रा, एंड दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, so water is stored at higher elevation, enable supply to the land by gravity flow, consists headworks across rivers to store the water and canal network to distribute the water. As I've said, headways in सबका catchment areas से manage होता है, and the water will be pooled here and that would be sent. Now इसमें again दो तरह का है, perennial irrigation scheme and non perennial, that is restricted irrigation. Perennial मतलब year round पानी दे रहा है वो. So assured supply of water is made available to the command area throughout the crop period to meet the irrigation requirement of the crops. ओके, कंटिन्यूसली हमेशा उसमें वाटर अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर की अच्छे से अवेलेबिलिटी है। नॉन पेरिनियल ओनली नॉन मॉनसून टाइम पे ही वो वाटर रिलीज करेगा, नॉर्मल विंटर्स में ऐसे नहीं, बारिश में तो जरूरत हो पड़ती ही नहीं है। ओके, एंड विंटर या फिर समर में ही चाहिए होता है, उस टाइम पे भी वो सिर्फ विंटर और समर में ही दे पाता है। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी है, मतलब आज छोड़ा तो फिर वो टाइम लेते हैं फिर और कुछ दिनों के बाद, सो दैट वाटर का वेस्टेज ना हो लोगों से, फार्मर्स से। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटी फ्लो वाला। दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। इसमें क्या है, कई बार एलिवेशन पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, सो नॉर्मल जिस एल्टीट्यूड में है वो बना देते हैं, एंड दे लिफ्ट दैट वाटर एंड देन रिलीज। So lift irrigation. So what has to be pumped to the field or canal network from lower elevations. ये अभी one of the world's largest lift irrigation pumps launch किया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्राणहिता रिवर पे उन्होंने किया है, एंड वो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। वहां से पूरा पानी लिफ्ट करते हैं, दे लिफ्ट विद पावरफुल पंप्स एंड देन दैट वुड बी रिलीज अगेन ग्रेविटेशन के थ्रू, वो निकल जाता है पानी। ठीक है, ये हो गया वे ऑफ एप्लीकेशन पे। नाउ इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, सबसे पहले इसको हम लोग तीन फेजेस में बांट सकते हैं। वन 1950 टू 1970, जो जस्ट हमें इंडिपेंडेंस मिला था। नाउ दिस इज द एरा ऑफ कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। नाउ इस टाइम पे गवर्नमेंट ने समझा कि जो हम लोग इंडिपेंडेंस तो मिला है हमारा, और हमारा कंट्री भी इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। ओके, एंड इससे क्या है, हमारा प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रहा है, एंड बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री वी आर स्टिल कई बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है फूड ग्रेन्स दूसरे कंट्रीज से। सो व्हाट दे हैव डन वाज, उस टाइम पे उनके आप फर्स्ट फ्यू 5 ईयर प्लान्स देखेंगे ना 1950 टू 1970 के बीच में जितने भी 5 ईयर प्लान्स है, दे फोकस्ड मोर ऑन डेवलपिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसी टाइम पे आए थे, उसके बाद तो बहुत कम है, एंड आए भी तो दे फोकस्ड ऑन मल्टीपल, मतलब एक प्रोजेक्ट आया है तो फ्रॉम दैट दे ट्राई टू टेक अप इरिगेशन वाटर आल्सो, ड्रिंकिंग वाटर आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो एक्सेट्रा। बट जो 1950 टू 1970 के बीच में हो, दे फोकस मेजरली ऑन इरिगेशन ओनली। ओके, क्योंकि सबसे पहले फूड प्रोवाइड करना जरूरी था। सो आफ्टर दैट 1970 टू 1980 वो एरा था जहाँ पे इरिगेशन इंप्रूवमेंट का, क्योंकि प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना दिया अच्छे से, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन किया है, सब कुछ किया है। नाउ दैट हैज टू रीच द फार्मर्स प्लेस। तो इसी वो क्या है, उसमें इरिगेशन इंप्रूवमेंट करना है, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा, वो सारे उस टाइम पे कर रहे थे। एंड नाउ जो 1980s के बाद से जो भी अभी 19 उसके बाद आता है एरा ऑफ रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जहां पे जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वहां पे उस तरह के प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं। उसके लिए नाबार्ड भी बहुत हेल्प कर रहा है, एंड उसमें क्या है, अभी जो मॉडर्न एरा या एरा ऑफ रिफॉर्म है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लोकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये मेजर फेजेस है, एंड द सेंट्रल चैलेंज फेसिंग irrigated agriculture today and in foreseeable future is a per drop more crop. ओके, एक बूंद बूंद पानी से हम जितना ज्यादा क्रॉप लेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। दैट इज ऑल द वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल्सो फीडिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
एंड इसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप का प्रोग्राम है, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें आते हैं ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है। Now, the problems in irrigation sector in India include the low irrigation efficiency, सिर्फ 30 to 35%, मतलब 100 liters of water अगर प्रोजेक्ट से निकल रहा है, the farmers are able to utilize only 30 to 35 liters only, the rest is going waste. कई बार वो डिटेरियोरेटिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से सीपेज हो रहा है। एंड नॉन पेरिनियल है तो साल में सिर्फ कुछ ही महीने पानी वो देते हैं, तो बाकी टाइम पे बिकॉज ऑफ नॉन लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स उसमें सारे वीड्स आ जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दैट जब वाटर छोड़ा है तो दैट इज नॉट एट ऑल रीचिंग द टेल एंड फार्मर्स, एंड बहुत वेस्टेज हो रहा है, वेरियस रीजंस। ठीक है। So deteriorating physical structures, inadequate maintenance, low cost recovery, underutilization of the potential created। मतलब एक प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्रिएट हुआ है 1000 हेक्टेयर्स का, लेकिन वो सिर्फ 740 हेक्टेयर्स को ही वो सर्व कर पा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो जितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उससे वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अनकंट्रोल्ड वाटर डिलीवरी, टेल एंड वाटर डिप्राइवेशन, टेल एंड एरियाज को तो पानी मिल ही नहीं रहा है। सीपेज लॉसेस, सिल्टेशन, वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, एंड inequitable and unpredictable water supply among the farmers over space and time lead to injudicious use of water in the irrigation commands and increase in inequity with the same unit of command area। एक तो ये एक ही कमांड एरिया है, लेकिन जो नजदीक है उनको कुछ अलग से मिल रहा है, जो दूर है उनको कुछ अलग से मिल रहा है, जबकि फार्मर्स वही सेम है। ठीक है। सो लॉट ऑफ इनइक्विटेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि या जो नजदीक है फार्मर्स, दे हैव बेटर कनेक्शन विद दीज ऑफिशियल्स एंड दे टेंड टू प्रेशराइज देम, एंड जो लॉन्ग है वहां पे कौन वहां तक जाएगा। कई सारे रीजन है। नाउ कीपिंग इन व्यू ऑल दिस, व्हाट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस, दे हैव कम अप विथ policy called as the participatory irrigation management, wherein the irrigation management has been transferred to the water user associations so as to provide equitable, timely and assured irrigation। what is that, what does that mean? जो national policies हुए थे, water policies in 1987 and 2002, they said that ओके हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग, बट वो फार्मर को रीच नहीं हो रहा है, कई कुछ फार्मर्स को, इट्स नॉट फॉर ऑल। एंड दूसरी बात है, ऑफिशियल्स वहां पे ऑफिस में बैठते हैं एंड फार्मर्स जो है वो ग्राउंड लेवल पे है। अब उनके लिए पानी छोड़ा जा रहा है, बट उनको पता ही नहीं है कितना कब छोड़ा जा रहा है, जबकि नॉलेज उनको सबसे ज्यादा है कि कब क्रॉप लगता है, कब क्या होता है। सो हियर rather than the power that is lying in the hands of the officials, be it central government or state government, that should be in the hands of the farmers. So the farmers have to participate in this. So here they have emphasized on farmers' participation in irrigation management based on the concept of people's management of developmental infrastructures। इससे क्या है, farmers खुद देख सकते हैं, अच्छा ये हमारा सीजन है, यहाँ पे ये क्रॉप्स लग रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉप्स लग रहे हैं, एंड इसके लिए हमें इतना वाटर चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल से बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे इतना ही वाटर है, सो लेट्स रीडिजाइन आर क्रॉपिंग सिस्टम, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते, सो दैट जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसी के हिसाब से करेंगे। सो दैट लेड टू द बर्थ ऑफ द participatory irrigation management, and this led to the development of water user associations। These water user associations are nothing but the farmer association। water users कौन है यहाँ पे? farmers है, right? So farmer associations have been formed at different levels, and वो खुद manage करेंगे कब पानी छोड़ना है, कितना छोड़ना है, एंड जो अवेलेबिलिटी है वाटर उसके बेसिस पे भी वो लोग देख रहे थे कि कौन से क्रॉप्स ले सकते हैं एंड ऑल दैट। ओके, नाउ जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर यूजर्स
Nothing but the farmers in the management of irrigation system. It ensures involvement of irrigation users in all aspects of irrigation management, including the planning, design, construction, operation, maintenance, financing, governance, and monitoring and evaluation of the irrigation system. ऐसा नहीं है कि पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही वो देखेंगे, नहीं, वो प्लानिंग डिजाइनिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे कि कहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए. ठीक है. And the participation of beneficiaries facilitates the optimal upkeep of irrigation system and effective utilization of the irrigation water as well. And in many places, this participatory irrigation management led to irrigation management transfer. ओके. पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे ऑफिशियल्स भी रहेंगे एंड फार्मर्स भी रहेंगे, दोनों मिलके करेंगे. लेकिन इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर में कई बार फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर्स का ही होगा. सो IMT इज अ फुल or sometimes partial transfer of responsibility and authority of the governance, management and financing of the irrigation system from the government to the water user associations. आज के डेट में ये है कि IMT is mostly followed in case of minor irrigation projects without saying, without any say, that goes. Okay. And that has solved a lot of problems in water management in India, not only in India, different countries में. आज के डेट में 60+ कंट्रीज में यही फॉलो हो रहा है. ठीक है. नाउ इसमें भी जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है एंड वाटर आल्सो इज स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है. ठीक है. जैसे यूनियन लिस्ट है, मतलब उसमें जो भी आइटम्स आते हैं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट वाले लिस्ट में जो आते हैं, दिस इज एज पर द जो कॉन्स्टिट्यूशन है. सो उसमें जो आते हैं दैट इज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का. ओके. वाटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे. कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि लेबर हो गया एक्सेट्रा. ठीक है. सो यहाँ पे सिंस ये स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा. सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट है वो स्टेट ही करेगा. ठीक है. सो इन इंडिया 16 states, उन्होंने they have enacted exclusive legislation and amended their irrigation acts for involvement of farmers in irrigation management. और अभी तो और भी स्टेट्स आ गए, थोड़ा सा पुराना नोट से ये. ठीक है. एंड PAM इन इंडिया फॉलोज 2 अप्रोचेस, एक तो लेजिस्लेटिव, एक तो मोटिवेशनल. लेजिस्लेटिव मतलब उन्होंने एक एक्ट ही लेके आए कि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके. मोटिवेशनल वो अपने आप से कर रहे, कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है. Okay. So Andhra Pradesh and Madhya Pradesh were the first to enact legislation and opted for fast and extensive introduction of PIM. Very important. वही महाराष्ट्र and Gujarat adopted motivational strategy. पहले लोगों को इन्वॉल्व किया, स्लोली आफ्टर दैट लेजिस्लेशन लेके आए हैं. ठीक है. नाउ ये वाटर यूजर एसोसिएशंस में मतलब इन सब में किस तरह का काम चलता है. सी, one-time functional grant of 1200 per hectare shared by the central, state and farmers in the ratio of 45:45:10. मतलब पर हेक्टेयर, मतलब वहां पे अगर 500 हेक्टेयर्स में काम चल रहा है, ठीक है, पर हेक्टेयर 1200 रुपीज का एक फंड क्रिएट किया जाएगा. इस 1200 में 45% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा पर हेक्टेयर. सो 45% स्टेट गवर्नमेंट देगा एंड 10% फार्मर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. सब मिला के जितने भी ये 500 हेक्टेयर्स में जितने भी फार्मर्स आएंगे वो सारे मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे. एंड दिस इज बीइंग पेड टू द WS एज एन इंसेंटिव. मतलब ये बैंक में रहेगा, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता रहेगा दैट वुड बी यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस. ठीक है. कि वो PM, क्योंकि कई बार मीटिंग्स करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है उनको, वो सब मैनेज करने के लिए एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% स्टेट इज प्रोवाइडेड टू ईच वाटर यूजर एसोसिएशन एज वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट, सो दैट दे कैन क्रिएट सुटेबल फैसिलिटीज. कुछ ऑफिसेस बनाना,
जहाँ पे वो रेगुलरली मीट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड इफ यू लुक एट द वाटर यूजर एसोसिएशन, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही बना के रखा है। दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। एंड ऑल फार्मर्स इन इस जुरिस्डिक्शन कमांड एरिया बिकम ऑटोमेटिकली इट्स मेंबर्स। अगर ये 500 हेक्टेयर्स का ये काम चल रहा है, इसमें जितने भी फार्मर्स होंगे दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस डब्ल्यू। ठीक है, उनको वो अमाउंट जो 10% वाला अमाउंट है ना वो पे करना पड़ेगा एज नॉमिनल। बहुत नॉमिनल होता है क्योंकि डिवाइड हो जाता है इतने फार्मर्स में, तो कम ही होता है। Okay, and here managing committee of WA, they consist of a president, vice president, treasurer and secretary in addition to at least 5 members। ये 5 members डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ता है पॉलिसी मेकर्स को। सो स्टेट इरिगेशन, एग्रीकल्चर, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऑल्सो नॉमिनेटेड 1 officer फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट फॉर इंक्लूजन इन द मैनेजमेंट कमिटी टू प्रोवाइड हेल्प इन द फंक्शनिंग। ठीक है, एंड उसके बाद दे वर्क एट देयर कन्वीनियंस। एंड इसमें जुरिस्डिक्शन अलग अलग रहता है, जैसे कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ डब्ल्यू इज इन बिटवीन 500 to 750 हेक्टेयर्स जनरली। उतना तक 500 to 750 हेक्टेयर्स तक एक डब्ल्यू होता है, प्रिफरेबली अंडर ए माइनर प्रोजेक्ट कवरिंग 1 or 2 villages। A minor irrigation project जिसका command area up to 2000 hectares is generally managed by one water user association, a single tier system माइनर इरिगेशन के लिए। वही मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसका कमांड एरिया 2000 to 10,000 हेक्टेयर्स है, ठीक है, ये 2 tier सिस्टम में काम करता है। मतलब WUA एट अ माइनर लेवल एंड अपेक्स बॉडी एट द प्रोजेक्ट लेवल। मतलब 2 वाटर यूजर एसोसिएशन बनेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे 10 विलेजेस, एक 20 विलेजेस है, 2-2 विलेजेस का एक वाटर यूजर एसोसिएशन बनेगा। ठीक है, फिर इन्हीं का एक और बड़ा एसोसिएशन बनेगा सो दैट इनके जो मेन लीडर्स है दे विल बी द मेंबर्स हियर। एंड उस तरह से जैसे पंचायत वाला होता है PRM, सेम उसी तरह से। वही मेजर में जहाँ पे कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जाता है वहां पे 3 tier सिस्टम होता है। 1 W एट द माइनर लेवल, 1 फेडरेशन और द डिस्ट्रीब्यूटरी कमिटी एट द ब्रांच कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल एंड एपेक्स बॉडी एट द प्रोजेक्ट लेवल। एंड वो उसी तरह से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं अपने अपने कामों में। ठीक है, होप इट इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल्ड में रखा है। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। एंड ये है आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, ये सब मिला के पूरे अरुणाचल प्रदेश में आज के डेट में 68 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शन। जो जिसका कमांड एरिया है, कल्चरल कमांड एरिया 1,50,915 हेक्टेयर्स। एंड उसमें कई सारे ऑन गोइंग भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स है, वाटरशेड वर्क्स भी है। एंड ये 2021-24 के बीच में कुछ सैंक्शन हुए हैं। ठीक है, मेजरली टू एक्सपैंड एश्योर्ड इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है रंगनादी डैम और द रंगनादी HCP जो है लोअर सुबानसिरी या वेस्ट अरुणाचल में। एंड ये ऑपरेशनल हाइड्रो डाइवर्शन है। एंड ये कुछ एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए भी काम करता है, मतलब वाटर देता है अलोंग विद द पावर जनरेशन। मेबो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है पापुम परे मेबो एरिया में, ये अभी भी वर्क चल ही रहा है। प्री फीजिबिलिटी सॉइल सर, क्योंकि जो मुझे नेट पे मिला है ना वो यही मिला है। नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड और नॉट। जो अपडेटेड मटेरियल है जो मुझे विकिपीडिया से मिला है, एक रूरल डॉट अरुणाचल करके कुछ एक गवर्नमेंट साइट है उसमें से, दिस इज व्हाट आई कुड जनरेट। ओके, सो ये दिस इज टू डेवलप द मीडियम इरिगेशन पोटेंशियल। अगेन स्टडीज आर स्टिल ऑन गोइंग। दूसरा है वेरियस डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स तो रहते ही हैं, तो वो ऑलरेडी काम चल रहा है। जो वाटर डिपार्टमेंट्स है एंड नाबार्ड है, दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड दे ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज द वर्क्स कि कहाँ पे कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है। देयर बाय दे आर प्लानिंग एज पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, दे आर प्लानिंग टू आइडेंटिफाई स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और डेवलप न्यू वंस एक्सेट्रा, सो दैट वहाँ का इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सके। सो ये 2 टॉपिक्स है आज के, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आई हैव टेकन माई टाइम। एंड इफ यू हैव टू टेल मी अगर इसमें से कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया है तो एंड यस, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वायरीज ऑन व्हाट वी हैव डन टिल नाउ टुडे? यस, समझ में आया अच्छे से? या आपके इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी? एक्सक्यूज मी।
ठीक है? एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास का भी मैंने सर को पीडीएफ अभी भेजा नहीं है, आज भेजूंगी। ओके, आज नहीं, मैं देखती हूँ हमारा, मेरा ना बुक मैंने जिसमें लिखा था ना वो दिख नहीं रहा था। एक बार देख के, एक बार एग्रोनॉमी का पूरा होने के बाद एक एक टॉपिक का मैं सर को एक साथ भेजूंगी, इसलिए मैं वेट कर रही थी। समवन हैज मैसेज्ड मी डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे कि आप वो शेयर कीजिए करके, एक साथ भेजूंगी करके मैं वेट कर रही थी। जस्ट गिव मी अ डे टाइम, चेक करके जैसे जैसे एक एक टॉपिक का हमारा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो होता रहेगा, मैं वैसे वैसे सर को भेज देती हूँ, ठीक है? यस, टू अवॉइड दिस इज ओनली टू अवॉइड कंफ्यूजन। चैप्टर वाइज भेजेंगे तो इजी रहेगा किसी के लिए भी। ठीक है, सो हियर आई एम कंक्लूडिंग द क्लास। आई कैन सी कि कोई